उच्चारण होते हैं वो नाम के आगे सभी दान लगाते हैं, इसका जी क्या सर। कारण है सर? सर इसके विषय में कोई निश्चित धारणा तो नहीं है, पर ये माना जाता है कि कारण एक राजपूत राजवंशों से अपने कवि कर्म के बदले में दान लेते थे। इसी कारण उनके नाम के आगे दान लगना शुरू हुआ। अच्छा, तो सर आपकी रुचि और राजस्थानी नीति का भी आपने लिख रखा है, जी सर। तो हिंदी में नीति काव्य की शुरुआत आप कब से मानते हैं? जी सर, हिंदी में नीति काव्य तो हिंदी के आदिकाल से ही हमें देखने को प्राप्त होता है। पर हिंदी की जो एक सुदृढ़ परंपरा हमें भक्ति काल में मिलती है। उसके बाद रीति काल में जो रीति मुक्त कवि हैं, वहाँ पर भी नीति नीति पर अच्छे ग्रंथ रचे गए। और नीति काव्य का एक कहे तो व्यवस्थित रूप से भी सृजन हुआ अलग से नीति ग्रंथों का। जबकि आदिकाल में जो नीति ग्रंथ थे, वो प्रबंधात्मक ग्रंथों के मध्य में किसी समय या सर्ग के अंतर्गत एक नीति का सर्ग दे दिया जाता था। जबकि रीतिकाल में जो रीति मुक्त कवि हैं, उन्होंने नीति पर अलग से ग्रंथों की भी रचना की। और ये नीति काल का हम चरमोत्कर्ष कह सकते हैं इस काल को। ये आदिकाल में किसकी रचनाओं में आप नीति पर देखते हैं? सर आदिकाल में अगर पृथ्वीराज रासो को हम देखते हैं, तो पृथ्वीराज रासो के एक सर्ग है, तो उसमें भी नीति पर अच्छी चर्चा हुई, जिसमें राजा को राजनीति, युद्ध नीति और धर्म नीति के विषय में बताया गया है। अच्छा, कोई दोहा सुना सकते हो नीति से संबंधित पृथ्वीराज रासो का? पृथ्वीराज रासो का दोहा तो सर इसमें मुझे नहीं याद है, पर मैं परमाल रासो का एक पंक्ति सुना सकता हूँ सर। जी सर, सुनाइए। परमाल रासो में एक पंक्ति आती है युद्ध से संबंधित नीति के विषय में, कि भजे शत्रु को ना गहे, ना गहे शत्रु नार, ऐसे पंक्ति है। मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, पर पंक्ति का भाव यही है कि जो भागी हुई स्त्री भागा हुआ शत्रु है, उसका पीछा ना करे, ना ही शत्रु की स्त्री का भी हरण करे। और इसमें एक और भी कहा गया है, जैसे चलो, बरस 18 बरस, बरस 18, 13 बरस ले जिए सियार, 12 बरस ले जिए सियार, 13, नहीं सर मैं बोल रहा हूँ, इसमें याद नहीं कर। चलो, चलो, कोई बात नहीं, कोई बात। तो राजस्थानी के जो नीति काव्य हैं, उनमें आप प्रमुख स्थान किन कवियों को देना चाहते हैं? तो राजस्थानी के नीति कवियों में अगर प्रमुख स्थान की बात करें, तो निस्संदेह हम कृपाराम जी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नीति को एक सुदृढ़ रूप भी प्रदान किया। उसके साथ साथ एक नई नीति की जो शैली थी, संबोधन परक नीति काव्य, उसका विकास हम कृपाराम जी खिड़िया द्वारा रचित राजीरा दोहा, उस रचना के बाद प्राप्त करते हैं। बाकी उस राज्य रचना के, रसोरठा जी सर। राज्य रसोरठा की रचना राज्य रसोरठा की रचना लगभग कब हुई थी सर? सर ये होगी 1798 के लगभग सर। तो क्या वर्तमान में भी नीति काव्य पर लेखन हो रहा है राजस्थानी भाषा में? जी सर, इस पर हो रहा है। तो क्या तो हाँ, बिल्कुल इस पर है, कम है, पर रचनाएं हो रही हैं। कोई एक दो लेखकों रचनाओं के नाम बता सकते हो? जी सर,
सर शक्तिदान जी का है कालिया रसोठा। शक्तिदान जी के अभी कुछ समय पूर्व ही स्वर्गवास हो गए हैं। उनकी रचनाएं हैं। बाकी रूप जी अ, रासोठा है बद्रीदान गार्डन की। ठीक है सर। और रिडमल दान जी का भी है जो भियाड़ भियाड़ बाड़मेर में गांव है। उन्होंने भी नीति काव्य पर रचनाएं की है। और इन ये जितनी भी रचनाएं हैं उनमें नाम दिया जाता है वो नौकर का ही दिया जाता है। जैसे आदिया रसोठा निर्मल दान जी की है रचना। तो पर वो उन्होंने लिखा है आदिया रसोठा। आदिया उनका कोई नौकर या रिश्तेदार हो सकता है। चक्रिया रसोठा मोहन राजकृत है। तो ये एक लंबी परंपरा विकसित होती है। जी सर। तो सर आप हिंदी के जो नीति काव्य हैं और राजस्थानी की हिंदी जो नीति काव्य हैं उनमें मुख्यतः क्या अंतर महसूस करते हैं? सर हिंदी और राजस्थानी की नीति काव्यों की जो मुख्य अंतर तो हम यही देख सकते हैं। हिंदी में जो संबोधन परक नीति का राजस्थानी में जो संबोधन परक नीति काव्य की परंपरा देखी जाती है वो हिंदी में कहीं नहीं देखी गई। जैसे ये नीतिया का ये राजिया रसोठा है तो इसमें किसी और व्यक्ति का नाम इंगित करके हम रचना लिख रहे हैं। कवि इसमें रचना से बाहर हो जाता है। वर्तमान स्थिति ये है कि लोग नहीं जानते कृपाराम खिड़िया कौन है जबकि राजिया को सब जानते। जबकि हिंदी की जितने भी नीति काव्य हैं उसमें कवि अपना नाम हर पद के साथ लिखता है। एक तो ये है मुख्य विशेषता। बाकी मुझे लगता है कि भाव के स्तर पर तो दोनों एक हैं पर हाँ शब्दावली उन दोनों की अलग है। जी सर, धन्यवाद। आगे विषय विशेषज्ञ प्रश्न पूछ से मेरे प्रश्न समाप्त होते हैं। मेदान जी नमस्ते। नमस्कार सर। भरत नमस्कार सर। मुनि आवाज आ रही? नमस्ते जी जी नमस्ते सर। जी। भरत मुनि रस निष्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम चर्चा करते हैं और ऐसे कहा जाता है कि उनकी व्याख्या जो है रस निष्पत्ति से संबंधित वस्तुगत व्याख्या उन्होंने की है। तो आप वस्तुगत व्याख्या पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी सर। सर आचार्य भरतमुनि ने जो रस की व्याख्या की है तो हम्म। उन्होंने जो रस रस को बताया है रस को आस्वाद्य माना है। आस्वाद्य उसको कहते हैं जिसका आस्वाद किया जाए उसे एक वस्तु माना है। तो जी रस हाँ तो जो वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि जो काव्य में वर्णित जो विषय वस्तु है रस उन्हीं तक उसमें जो पात्र हैं उन पात्रों तक रस सीमित है। जैसा कि बाद के जो आचार्य होते भट्ट लोलट हैं तो वो भी कहते हैं कि अनुकार्य इनका भी जो रस का विश्लेषण है वो भी वस्तुपरक ही है। तो वो भी कहते हैं जी कि रस जिसकी उत्पत्ति है अनुकार्य तक है सीमित है। तो अनुकार्य कौन है वो अनुकार्य अनुकर्ता वो है जो मूल अनुकार्य जो विषय जी वस्तु में या पात्र ग्रंथ में जो वर्णित है उन तक सीमित होने के कारण इसे वस्तु पर कहा गया है। जी जी जी। भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में एक ऐसे व्याख्याकार हैं जो संयोग का अर्थ त्रिस्तरीय मानते हैं, तीन स्तर पर। वो कौन से व्याख्याकार हैं? सर त्रिस्त्री तो भट्ट लोलक का है सर। भट्ट लोलक जी। संयोग स्थाई भाव और विभाव का हम्म जो संयोग है हम्म। उसको उन्होंने माना है। जी सर उत्पत्ति और उत्पाद्य और उत्पादक संबंध जी उत्पाद्य और जी उत्पादक का संबंध माना है सर उन्होंने। और फिर
अनुमाप अनु अनुभाव और संयोग, स्थायी भाव का संयोग, उसको अनुमापी अनुमापक, और उसके बाद संचारी भाव और स्थायी भावों का संयोग माना है पोषी पोषक संबंध। जी। जी सर। एक आचार्य हैं जी सर। जो न्यायवादी दर्शन से प्रभावित हैं और जी। वो चित्र तुरंग न्याय की स्थापना करते हैं। जी वो सर। आचार्य कौन है और उनका चित्र तुरंग न्याय क्या है, थोड़ा आप उस पर सर, प्रकाश डालिए। न्यायवादी जो आचार्य है वो है आचार्य हम्म। शंकु। जी। कपिल मुनि का न्याय दर्शन है, उस दर्शन के अनुयायी है आचार्य शंकु। और आचार्य शंकु कहते हैं कि रस की जो निष्पत्ति है, जो संयोग है, वो हमें अनुमान होता है। जो सामाजिक है वो केवल उसका अनुमान करता है जी। कि जैसे एक पट पर हमने एक चित्र बना दिया तुरंग का, तो उसे देखकर व्यक्ति कहता है कि ये तुरंग है, घोड़ा है। उसी प्रकार के ये नृत्य को देख करके जो अभिनय हो रहा है किसी नाटक आदि का, उस अभिनय को देख करके सामने वाला जो सामाजिक है वो ये अनुमान कर लेता है, उस रस का अनुमान कर लेता है। इसी को सर चित्र जी। तुरंग न्याय कहा गया है। बहुत बढ़िया। थोड़ा समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अगले स्पेशलिस्ट से निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न पूछें। जी सर। हाँ, सुमेरदान जी नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि हम जानते हैं कि रस के जो अंग होते हैं, जी सर। तो अगर हम उनमें से स्थायी भावों को देखें तो आप ये बताइए कि स्थायी भाव किस में होता है या किस में प्रकट होता है वो? सर, स्थायी भाव सहृदय में वासना रूप में रहते हैं, हमारे संस्कार रूप में रहते हैं, और वो जी। प्रकट होते हैं विभाव, अनुभाव और संयोगी भाव, अनुभाव और संचारी भावों का जब संयोग होता है स्थायी भाव से, तब हमारे हृदय में वो जब हृदय में जब सत्व का उद्रेक होता है, तो उस समय स्थायी भाव रस रूप में प्रकट होते हैं हमारे हृदय में। सत्वोद्रेक से आप क्या समझते हैं, उस पे प्रकाश डालिए थोड़ा। सत्व का मतलब है कि हमारे प्रकृति में 3 गुण माने गए हैं, सत्व, रजस और तमस। जी। रजस वो गुण है जो राज योग से संबंधित रखता है। तमस वो जी। गुण है जो दैत्यवृत्ति या अंधकार का प्रतीक है। तो हम्म। व्यक्ति में ये सत्व और रजस, तमस और रजस 2 गुण रहते हैं, जबकि जी। ईश्वर में सत्व गुण का वास होता है। तो हमारे हृदय में जब इन 2 गुणों का नाश होकर के जब सत्व गुण का उद्रेक होता है, काव्य के आनंद द्वारा का हमारे हृदय की शुद्धि होती है जब भावों द्वारा, तब सत्व गुण का उद्रेक होता है। और जिस क्षण सत्व गुण का उद्रेक होता है, उसी समय हमें रस या आनंद की प्राप्ति होती है। तो सर, सत्व गुण के उद्रेक में क्या वो रज और तम गुण है वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं? सर, जिस समय सत्व गुण का उद्रेक होता है, उस समय उस सत्व के प्रकाश में रज और तमस गुण उस समय के लिए छिप जाते हैं, जब तक हमें रस यानी की कि प्राप्ति हो। रहते तो हैं वो, लेकिन वो उस समय के लिए उस समय के लिए दब जाते हैं। जी सर। अच्छा सर, जो स्थायी भाव होते हैं, क्या ये संचारी भाव भी हो सकते हैं? सर, स्थायी भाव मेरे ख्याल संचारी से भाव हो संचारी भाव सकते हैं। हो सकते हैं, पर मैं इस पर विश्लेषित नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, उद्दीपन विभाव के बारे में बताइए। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? जी सर। विभाव मूल रूप से 2 प्रकार के हैं, एक आलंबन है और दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन वो विभाव है जो
आश्रय को उद्दीप्त करे। और उद्दीप्त तो दो रूप में करता है, एक तो बाह्य रूप में और एक सहकारी रूप में। जब जी सहकारी रूप में जैसे बच्चे का तुतलाना है या उसकी वेशभूषा है, वेशभूषा, ये तो सर हो गई सहकारी तो उद्दीपन अच्छा विभाव। और बाह्य हम्म। अच्छा उद्दीपन विभाग, बाह्य उद्दीपन विभाग है जैसे प्रकृति, हाँ नदी का शांत, नदी का तट, एकांत स्थान, हम्म। ये सर उद्दीपन विभाग रखी है, दे रही बाहरी है। उद्दीपन विभाग। मतलब लगाई में थोड़ी सी। आप ये कह रहे हो कि जो बाह्य चेष्टाएं हैं हम उनको, या जो आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो आश्रय के लिए उद्दीपन विभाव होती है, यही है ना सर आपका मतलब? कि आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन विभाव होती है, या प्रकृतिगत में ले नहीं तो जो सरोवर है वो है? नहीं सर, जी प्रकृति के जो तत्व हैं मुख्य रूप से उद्दीपन के वही विभाव हैं। और अच्छा कहीं अच्छा कहीं पर आ, आश्रय की, विषय की चेष्टाएं, जैसे तुतलाना है, तो हम्म। उसे हम उद्दीपन विभाग का सहकारी भाव मानते अच्छा, तो ये जैसे जैसे तुतलाना है, तो क्या ये अनुभव भी हो सकती है? हैं। क्षमा चाहता हूँ सर, मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा सर, एक दो प्रश्न सर और पूछ लेते हैं। अच्छा सर, प्रधान रस और अंगिरस पर्यायवाची हैं या आप इन्हें अलग अलग रूप में देखते हैं? प्रधान रस और अंगिरस। सर प्रधान रस और अंगी रस तो सर संभवतः पर्यायवाची ही होने चाहिए, क्योंकि अंगी वो है जो मुख्य है अन्य रसों में, तो प्रधान का भी अच्छा अर्थ वही है सर। अच्छा, अगर किसी पद में दो तरह के रस हो, एक तो अंगिरस हो गए, तो दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे, जिसकी जो कम मात्रा के रूप में मौजूद है? दूसरा सर अंग कहते हैं उसको, अंग रस या गौण। और क्या उस अंगरस के जो स्थायी भाव है उनको हम संचारी भाव में परिगणित कर सकते हैं? भाई, अंगिरस का स्थायी भाव तो रस हो ही जाएगा, लेकिन जो अंग रस है उसके जो स्थायी भाव हैं, क्या हम उन्हें संचारी भाव में परिगणित कर सकते हैं क्या? क्षमा चाहता हूँ सर, मुझे इतनी जानकारी नहीं, मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। चलिए सर, शायद कोई दिक्कत नहीं। मान सकते जी, हैं सर। सहायक मान सकते हैं। ठीक है सर, मेरी तरफ से प्रश्न पूरे हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका आभार।